आज 10 अप्रैल 2024 है। शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। आज ईद का दिन है। ये पहली ईद है मेरे डैडी की वफ़ात के बाद। अभी बड़ी अच्छी धूप आ रही है इस कमरे में। और मुझे याद है जब पिछले साल मेरे डैडी थे रमज़ान में यहाँ पे विज़िट करने आए, तो इस कमरे में वो बैठते थे और यहाँ पे इस टाइम धूप आती थी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं, डिसाइडेड टू स्टडी। और मैंने ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम द अप टू डेट। जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसका नाम है डोवेक एंड डेप्ट। डोवेक एंड डेप्ट का एसोसिएशन। डेप्ट मीन्स डुअल एंटीप्लेटलेट। DAPT means dual antiplatelet aspirin plus Plavix. DOAC means direct oral anticoagulants. Direct oral anticoagulants. इस ग्रुप की जो दो फेमस ड्रग्स हैं वो एपिक्साबैन एंड रिवरॉक्साबैन। एपिक्साबैन एलिक्विस के नाम से यूएस में आती है और रिवरॉक्साबैन ज़राल्टो के नाम से आती है। आई डोंट नो कि ये दोनों मेडिसिन पाकिस्तान और इंडिया में किस नेम से आती हैं और इनकी क्या प्राइस है। और इन दोनों मेडिकेशन ने जिस मेडिसिन को एटलीस्ट रिप्लेस किया है वो है वारफरिन, जिसका कुमाडिन नाम है। अब ये डोएक ग्रुप है, डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, एपिक्साबैन, रिवरॉक्साबैन, ये हम यूज़ करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। ऐसे ऐड करते हैं एफिब में, इसका भी एक क्राइटेरिया है चैडविक का स्कोर, उसको आप फुलफ़िल करते हो तब आप डालते हो। लेकिन यूजुअली ये एफिब में करते हैं एपिक्साबैन या रिवरॉक्साबैन, इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ करते हो। कभी भी आप ये दोनों मेडिकेशन इकट्ठे यूज़ नहीं करते, नेवर एवर, नेवर एवर। इन दोनों मेडिकेशन में एक और डिफरेंस ये है कि जो ये एपिक्साबैन है, एपिक्साबैन ये सिर्फ 25% रीनली एक्सक्रीट होती है, इसलिए इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन फॉर रीनल फेलियर पेशेंट्स। लेकिन जो रिवोरेक्साबैन है इसकी ज़्यादा है रीनल एक्सक्रीशन। अगर किसी पेशेंट को किडनीज ट्रबल में है, सीकेडी, उसको आप रिवोरेक्साबैन नहीं यूजुअली देते, उसको आप एपिक्साबैन एलिक्विस देते हैं। हमेशा आप अप टू डेट को फॉलो करो। जब भी आप किसी पेशेंट को, आप इन दोनों मेडिकेशन में से कोई सी भी मेडिकेशन आप जब चलानी शुरू करो तो आप अप टू डेट को फॉलो करो। Let's talk about this group. Now this group is the dual antiplatelet drug, aspirin and Plavix. अब ये dual antiplatelet यूजुअली जब किसी पेशेंट को कार्डिक स्टंट करते हैं तो यूजुअली 1 साल के लिए एटलीस्ट मिनिमम वी गिव दैम dual antiplatelet. Once a patient gets any cardiac stent, we give dual antiplatelet for at least 1 year. Of course, there are exceptions depending on the stent, depending on the other issues, एक्सेप्शन है। लेकिन यूजुअली जब पेशेंट को आप कार्डिक स्टंट करते हो तो 1 साल के लिए आप डुअल एंटीप्लेटलेट देते हो ताकि स्टंट जो है वो ब्लॉक ना हो जाए, वो उसको थ्रम्बोस ना हो जाए। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज यूजुअली 1 ईयर आफ्टर स्टेंटिंग, 1 ईयर, यस ऐसा नहीं है। इशू ये है कि अगर किसी पेशेंट को एफिब भी है और वो एपिक्साबैन या रिवरॉक्साबैन में से एक मेडिकेशन ले रहा है और अब आपने उसको स्टंट भी एक डाल दिया किसी वजह से, लेट्स से उसको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हुई और नाउ ही गॉट आल्सो द स्टंट, अब उसको तो डेप्ट भी देनी चाहिए, एस्प्रिन प्लस प्लेविक्स। तो इन दिस सिचुएशन हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन, बिकॉज इट्स टू मच ब्लड थिनर आर गोइंग ऑन। देखो ना, यहाँ से एक ब्लड थिनर चल रहा है और अब यहाँ से 2 ब्लड थिनर आइडियली चलेंगे, तो इट्स टू मच ब्लड थिनर, तो इसमें देयर इज द चांस ऑफ ब्लीडिंग। तो देन हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन। यार अब इस सिचुएशन में यूजुअली प्रिंसिपल ये होता है कि आपने एफिब वाली साइड के लिए यहाँ से आपने इन दोनों मेडिसिन में से जो पेशेंट पहले ले रहा था वो तो मेडिसिन आपने कंटिन्यू करनी है। एपिक्साबैन अगर वो पहले एपिक्साबैन ले रहा था तो आपने वो कंटिन्यू करनी है, अगर वो रिवरॉक्साबैन ले रहा था तो आपने वो मेडिसिन कंटिन्यू करनी, वो तो मेडिसिन कंटिन्यू आपने करनी ही करनी है। सो एपिक्साबैन हमारे यहाँ से इस ग्रुप में एपिक्साबैन आ गए, वो तो आपने कंटिन्यू ही करनी है क्योंकि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते कि आप उसकी एपिक्साबैन रोक दो और पेशेंट को एफिब की वजह से उसको स्ट्रोक हो जाए।
तो वी नेवर वांट इट, तो हमने उसको एपिक्साबेन तो देनी ही देनी है। अब इस ग्रुप में बात करते हैं, चूँकि इसमें पेशेंट की आपने अभी स्टंटिंग की है, उसको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ थी, अभी आपने स्टंटिंग की है, तो अभी इन दोनों मेडिकेशन में से जो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो प्लेविक्स है, तो आपने प्लेविक्स अब यहाँ पे प्लेविक्स मस्ट कंटिन्यू करनी है। प्लेविक्स आ गई। इसी तरह कुछ लोग प्लेविक्स की जगह बर्लिंटा भी करते हैं, टिकाग्रिलोर, अगर पेशेंट हाई रिस्क हो तो मतलब वो डिपेंड करता है, मतलब एक P2Y12 इनहिबिटर हमने यहाँ पे चलाना है, प्लेविक्स या टिकाग्रिलोर। अब देखो दो स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स, ये दोनों हैं ब्लड थिनर्स, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये डोवैक है, डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग, ये डैप्ट है, डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग या एंटीप्लेटलेट ड्रग। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इनका पर्पस डिफरेंट है। एपिक्साबेन जो है ये हम एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए दे रहे हैं, जो प्लेविक्स है ये हम कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हमने स्टंटिंग की हम उसके लिए दे रहे हैं, या प्लेविक्स की जगह बर्लिंटा हम दे रहे हैं। अब ये पेशेंट दो स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स पे ऑलरेडी हमने इसको पेशेंट को हम दे रहे हैं। अब क्वेश्चन रह जाता है कि एस्प्रिन का, अब ऐसी सिचुएशन में एस्प्रिन देनी है कि नहीं देनी, में डिपेंड करता है। स्टंटिंग के बाद आपने टाइम देखना है। अगर तो पेशेंट लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है, लो थ्रोम्बोटिक रिस्क मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि पेशेंट लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है, तो आप एस्प्रिन सिर्फ 7 डेज़ के लिए दोगे और उसके बाद आप सिर्फ 1 साल के लिए उसको एपिक्साबेन, एलिक्विस या प्लेविक्स दोगे। अगर लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है तो यूजुअली 7 डेज़, और अगर हाई थ्रोम्बोटिक रिस्क है तो आप 30 डेज़ के लिए एस्प्रिन दोगे और उसके बाद सिर्फ एपिक्साबेन और प्लेविक्स पेशेंट लेगा। अब आपने एस्प्रिन ऐड करनी है, तो एस्प्रिन में आपने देखना है कि थ्रोम्बोटिक रिस्क देखना है। अगर लो थ्रोम्बोटिक रिस्क है, यूजुअली ये चीज़ आप हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट से आप रिकमेंड करोगे, कार्डियोलॉजी से पूछोगे, आप खुद से नहीं डालोगे एज एन इंटर्निस्ट। आप हमेशा आप कार्डियोलॉजिस्ट से आप रिकमेंडेशन लोगे इस बारे में। सो नाउ लेट्स सी, पेशेंट जो था वो हाई थ्रोम्बोटिक रिस्क था, हमने उसको एलिक्विस एपिक्साबेन दी, साथ प्लेविक्स दी, और हमने उसको एस्प्रिन हमने उसको दी 30 डेज़ के लिए। अब उसने पहले 30 डेज़ उसने ये तीनों मेडिकेशन ये ली हैं, तो आई मीन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि इस दौरान पेशेंट को आप उसको दोबारा बुलाओ 1 हफ्ते के बाद, उसका CBC करो, देखो वो ब्लीड तो नहीं कर रहा, उसको न्यूरोलॉजिकल एग्जाम देखो, उसको कोई वीकनेस तो नहीं है, मतलब आप रूल आउट करो कि उसकी हीमोग्लोबिन कहीं ड्रॉप नहीं कर रही, और अगर हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं करी तो वी आर गुड, देयर इज़ नो इशू। हाँ, अब आपने 30 डेज़ दी, 30 डेज़ के बाद से लेकर 1 साल तक आपने उसको एपिक्साबेन और प्लेविक्स दी। आफ्टर 30 डेज़ आपने एस्प्रिन बंद कर दी, लेकिन ये दोनों मेडिकेशन आप देते रहे। और अब पेशेंट इसी तरह आप फिर उसको 3 महीने के बाद देखो उसकी CBC ठीक है, उसका जस्ट मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ गुड। और फिर उसके बाद पेशेंट अब 12 मंथ पेशेंट ने ये एपिक्साबेन और प्लेविक्स ले ली है, और अब आपने आगे क्या करना है। सिचुएशन में आप 2 चीज़ें देखते हो, अस्कीमिक रिस्क एंड ब्लीडिंग रिस्क। अगर अस्कीमिक रिस्क जो है वो बहुत कम है, पेशेंट स्टेबल है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, अस्कीमिक रिस्क कम है और ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ़ और सिर्फ आप ये जो वाला एरिया है एपिक्साबेन, बस इसी को आप कंटिन्यू करोगे। अगर अस्कीमिक रिस्क लो है और ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है तो आप सिर्फ एक दोगे, क्योंकि देखो ये 2 ब्लड थिनर्स हैं, तो ये ज़्यादा चांस है कि ब्लीडिंग रिस्क करेगा। तो आप सिर्फ बाद में 12 महीने के बाद सिर्फ इसको एलिक्विस आप कंटिन्यू करोगे, एपिक्साबेन या ज़ेराल्टो रिवोरक्साबेन आप इसको आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर आप देखते हो कि ब्लीडिंग रिस्क जो है वो कम है और स्कीमिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को ट्रिपल वेसल कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है और इश्यूज़ हैं, और तो ऐसी कंडीशन में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो दे मे से दैट के एपिक्साबेन और प्लेविक्स इसको आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखो। पहले 12 महीने 30 दिन के बाद 12 महीने कंटिन्यू रखा, और उसके बाद अब इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखो। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ट्रायल इन दिस एस्पेक्ट। अब यहाँ पे एक ट्रायल था इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रायल नेम इज़ AFIRE ट्रायल। AFIRE ट्रायल में इन्होंने देखा कि ये कहा उसका नटशेल ये है
कि जो क्रोनिक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें सिर्फ आप डोएक अलोन दें, सिर्फ डोएक दें, नो नीड टू गिव एंटीप्लेटलेट, जस्ट डोएक अलोन, जस्ट एपिक्साबेन या रिवरॉक्साबेन से कोई एक मेडिकेशन आपने देनी है, दैट्स इट। और ये जो A5 ट्रायल था, इसमें अब एक बात है कि दे आर द क्रोनिक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये कहने हैं कि क्रोनिक कॉरोनरी आर्टरी मतलब दे आर रिलेटिवली स्टेबल पेशेंट, और साथ उनको AFib था। और जब अगर आप इस ट्रायल को पढ़ो डिटेल से, तो ये ट्रायल उन्होंने इसको, जिस तरह जब ट्रायल होता है तो हर ट्रायल का होता है कि भाई एक फ़लान टाइम से शुरू करना है, फ़लान टाइम पे ख़त्म करना है, ये ट्रायल वक़्त से पहले ख़त्म कर दिया। यूजुअली ट्रायल जब वक़्त से पहले ख़त्म होता है तो उसकी दो वजूहत होती हैं। या तो ये होता है कि उन्होंने टारगेट अपने अचीव कर लिए हैं, टारगेट उनके इतने अच्छे आए कि उन्होंने देखा कि भाई अब इसको मज़ीद ट्रायल को कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब आपका तजर्बा इतना अच्छा कामयाब हो गया तो तजर्बे को कंटिन्यू करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, ट्रायल की ख़त्म होने की वजह ये होती है पहले के पेशेंट्स को एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर अब इस ट्रायल में जो ये A5 ट्रायल था, इसमें ये लोग जो उसमें जो 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 एक ग्रुप को सिर्फ डोएक मिल रही थी, लेकिन दूसरे ग्रुप को डोएक और एंटीप्लेटलेट मिल रही थी, तो उन्होंने देखा जो डोएक और एंटीप्लेटलेट वाले पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो उनको पहले ही रिजल्ट मिल गया कि जो डोएक लोन वाले पेशेंट स्टेबल हैं, जो दूसरे वाले ग्रुप है उसमें ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने ट्रायल को बंद किया। तो A5 ट्रायल का मेन जो चीज़ ये है कि उसमें उन्होंने कहा जो क्रोनिक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी रिलेटिवली स्टेबल और AFib, उसमें आप सिर्फ डोएक लोन दो। लेट्स समराइज व्हाट वी स्टडी टुडे। अगर पेशेंट को AFib एंड कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ दोनों हैं, को डोएक एंड प्लेविक्स देनी है, डोएक एंड प्लेविक्स देनी है। आपने जो ये एंटीप्लेटलेट वाला ग्रुप है, ये डुअल एंटीप्लेटलेट नहीं देनी, सिर्फ आपने एक एंटीप्लेटलेट देनी है, प्लेविक्स। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, लाइक इन दिस केस when you just do the stenting, patient got the stent yesterday, patient was a high risk, patient had a ST elevation MI, in that case you can give for 30 days. Of course, if cardiologist allows you, there are less bleeding risk, there are no other issues, and if there is a low thrombotic risk, maybe just for 7 days only. But in majority of the cases, this thing is this, that if patient has AFib और उसको coronary artery disease है, तो आप डुवेक और आप यूजुअली आप प्लेविक्स आप देते हो, आप एस्प्रिन नहीं देते। और फिर हमने A5 ट्रायल की बात की। A5 ट्रायल तो यहाँ तक कहता है कि अगर क्रॉनिक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है और पेशेंट को AFib है, तो आप सिर्फ डोएक अलोन भी दे सकते हो। लेट्स से आपके पास पेशेंट है, कोई ब्लीडिंग रिस्क है, एल्डरली पेशेंट है और क्रॉनिक कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, उसमें आप सिर्फ आप डोएक आप अलोन दे सकते हो। ये जो A5 ट्रायल था, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2019 में ये ट्रायल ये पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने जिस मेडिकेशन को ट्रायल में डाला था वो रिवरॉक्साबेन थी, दिस मेडिकेशन। So I hope you like the video. Just in a summary, remember this thing if you cannot memorize the whole detail. AFib plus coronary artery disease, give DOAC, direct oral anticoagulant, plus Plavix only. This video is not a legal advice. ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो किसी ख़ास सिनेरियो के लिए नहीं है। इट्स जस्ट फॉर माई स्टडी। चूँकि मैं अपने बोर्ड्स के लिए स्टडी कर रहा हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है। इट्स ओनली फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू स्टडी इट। हाँ, इट्स जस्ट आई एम गोना टॉक अबाउट सम बेसिक प्रिंसिपल्स। आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करो। मैं अप टू डेट को फॉलो करता हूँ, और जो मुझे चीज़ समझ आई ये मैंने अप टू डेट से ली। I could be wrong, I could be right. If I am wrong, you correct me, put it in the comments. जहाँ मैंने मिस्टेक्स की हैं, जहाँ आपको लगता है, अगेन इस चीज़ को आप किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक्चुअली यूज़ ना करो। इट्स जस्ट फॉर अ स्टडी, इट्स जस्ट फॉर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ओके। और अगेन जब मैं किसी पेशेंट के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं उस चीज़ को 50 बार मैं अप टू डेट से चेक करता हूँ, मैं फार्मासिस्ट से पूछता हूँ, मैं डिफरेंट चीज़ों से पूछता हूँ। वीडियो को देखो, it's not legal advice, it's not a legal advice. Use your own judgment, use your own local guidelines, take the help of your pharmacist, तब आप चीज़ों को अप्लाई करो। This is not a legal advice. Do not use it as a legal advice. It's just for, this video is just for me.